Hello guys, welcome back to my channel. So this is our fourth video on this chapter 6 life processes. इससे पहले वाले जो 3 लेक्चर है उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था ऑफ दिस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस और हमने देखा था न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में. नाउ हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का विच इज रेस्पिरेशन. So first of all, we have to know that what is respiration. Respiration क्या होता है? So respiration का अगर हम general meaning देखें, so it is breathing. If we talk generally, then we can say that yeah, respiration is breathing. Although there is a difference between breathing and respiration, which you will study in your higher classes, but generally speaking, respiration is breathing. कि सांस को लेना, जो भी O2 का हम लेते हैं, इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सेल करते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन. इससे होता क्या है रेस्पिरेशन से कि जो भी फूड हमने खाया है, जो भी ग्लूकोज हमने खाया है, उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और हमें एनर्जी मिलती है अलग अलग एक्टिविटी को करने के लिए. दैट इज रेस्पिरेशन. ओके, एंड रेस्पिरेशन यूजुअली नीड्स ऑक्सीजन. सो ये तो हमने देखा कि रेस्पिरेशन होता क्या है. नाउ रेस्पिरेशन दो एनिमल्स में हम देखेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे रेस्पिरेशन होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में खाली एक ही सेल प्रेजेंट है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स होते हैं. सबसे पहले अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी खाली एक ही सेल की बनी हुई होती है, जैसे कि अमीबा या पैरामीशियम, तो इनकी बॉडी में कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है रेस्पिरेशन के लिए. एंड देयर इज अ नो नीड of this special organ for respiration in unicellular organism. Why it is so? Because ये जो unicellular organism है, इनकी बॉडी में खाली एक ही सेल प्रेजेंट है और ये जो सेल है ये सराउंडिंग इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है. तो ये डायरेक्टली O2 और CO2 का एक्सचेंज कर सकते हैं अपने सराउंडिंग में से बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी भी चीज का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना. तो ये जो अमीबा और पैरामीशियम है ये सिंपली डिफ्यूजन करेंगे और O2 को अंदर ले लेंगे और CO2 को बाहर भेज देंगे. तो इनमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है रेस्पिरेशन के लिए, ये रेस्पिरेशन डिफ्यूजन से करते हैं. नेक्स्ट अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन की बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स हैं, फिश की बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स हैं, तो इनमें स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन. जैसे ह्यूमन में लंग्स होते हैं, फिशेस में गिल्स होते हैं. व्हाई देयर इज नीड फॉर स्पेशल ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन? बिकॉज इनकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल है और वो जो सेल है वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है. तो यहाँ पे हम डिफ्यूजन करके O2 और CO2 का एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन. तो ये हमने देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे रेस्पिरेशन होता है. नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज या जो फूड हमने खाया है उसका कैसे ब्रेकडाउन होगा अलग अलग पाथवे से. टोटल 3 पाथवे हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी ऑब्टेन होगी. बिकॉज एज वी नो कि रेस्पिरेशन हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे फूड का ब्रेकडाउन हो और उससे एनर्जी ऑब्टेन हो और उस एनर्जी की हेल्प से हम अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके. So first of all there is glucose. As we know glucose एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है. This is the diagram of glucose here. So there are 6 carbons. तो ग्लूकोज है सबसे पहले, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है. जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में सबसे पहले ये जो ग्लूकोज है ये साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होगा इनटू पायरुवेट
इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा साइटोप्लाज्म में और ये पायरुवेट बनाएगा जो कि एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है प्लस एनर्जी, बिकॉज रेस्पिरेशन है तो एनर्जी तो ऑब्टेन होगी ही यहाँ पे फूड से। नेक्स्ट अब यहाँ पे 3 तरीके के पाथवे हो सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे एनिमल में टोटली ऑक्सीजन एब्सेंट हो, जैसे कि ये प्रोसेस हमें ईस्ट में देखने को मिलती है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, कि वहां पे ये जो पायरुवेट होता है ये एनारोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल में, विच इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, सो वी ऑब्टेन एनर्जी हेयर। नेक्स्ट पाथवे क्या है कि जहां पे कभी कभार ऑक्सीजन नहीं होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि जब हम ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे जो मसल के सेल्स होते हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो वहां पे एक एनारोबिक कंडीशन बन जाती है थोड़े समय के लिए। तो वहां पे ये जो पायरुवेट है ये क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा, विच इज अगेन अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल हेयर एंड एनर्जी। नाउ थर्ड पाथवे is when oxygen is present, जब एरोबिक कंडीशन है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कि ये जो पायरुवेट है ये क्या बनाएगा, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो ये हमने अलग अलग पाथवे देखे एनारोबिक कंडीशन में, मसल्स में और एरोबिक कंडीशन में, कि कैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है अलग अलग पाथवे से और हमें एनर्जी ऑब्टेन होती है। नाउ देयर इज अ स्पेशल नोट हेयर कि जो हमारे सेल की एनर्जी करेंसी होती है उसे हम ATP कहते हैं। ATP की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एडेनोसिन होगा और ट्राई मीन्स 3 यहाँ पे फॉस्फेट होंगे। और ये जो ATP है ये किससे बनता है, फ्रॉम ADP। ADP की फुल फॉर्म है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई मीन्स 2, यहाँ पे 2 फॉस्फेट है। सो हाउ कैन वी फॉर्म ATP फ्रॉम ADP, तो ATP में 3 फॉस्फेट हैं, ADP में 2 फॉस्फेट हैं, तो अगर हम इस 2 फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट को ऐड कर देंगे और थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होगा। नाउ दिस इज द साइकिल which is ATP ADP cycle. There is no need to remember the cycle. What you need to remember is that this is ATP adenosine triphosphate, बिकॉज यहाँ पे ये 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं, इसमें से अगर हम एक फॉस्फेट को हटा देंगे तो ये ADP बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 फॉस्फेट हो गए एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर हम इसको वापस से एक फॉस्फेट देंगे और एनर्जी देंगे तो इट अगेन चेंज इनटू ATP। नाउ देयर आर सम पॉइंट्स टू लर्न, तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी कि ऐसे एनिमल जो जमीन पे रहते हैं जैसे कि ह्यूमंस, दे ब्रीथ द ऑक्सीजन विच इज डिजोल्व्ड इन एयर, हम एयर में से ऑक्सीजन को लेते हैं। जबकि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं यानी कि ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं वो जिस ऑक्सीजन को लेते हैं वो ऑक्सीजन पानी में डिजोल्व्ड होती है। तो एक्वेटिक एनिमल में ये कैपेसिटी होती है कि वो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन को ले सके, ब्रीथ कर सके। नाउ एज वी नो कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो एयर में ज्यादा होती है और पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन कम होती है। इस कारण से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन्हें बार बार ब्रीथ करते रहना पड़ता है, फ्रीक्वेंटली ब्रीथ करते रहना पड़ता है, यानी कि उनमें रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा होती है देन द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। Now we will discuss human respiratory system in much more detail here. This is human respiratory system. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि जो एयर है उसमें से जो ऑक्सीजन है उसको हम ब्रीथ इन करेंगे, तो जो ऑक्सीजन है वो हमारे नॉस्ट्रिल से कहाँ पे जाएगी, नेजल पैसेज में। ये जो नेजल पैसेज है इसमें फाइन हेयर्स होते हैं और इन फाइन हेयर्स का क्या काम होता है कि ये हमारी जो एयर अंदर जा रही है बॉडी के उसको फिल्टर करते हैं। These fine hairs will filter the air that is going inside the body. इसके अलावा इस नेजल पैसेज में इन हेयर्स के अलावा क्या होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस क्यों है यहाँ पे, बिकॉज म्यूकस ट्रैप करेगा डस्ट पार्टिकल, ताकि डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर ना जाए। फिर ये जो एयर है ये इस नेजल पैसेज के थ्रू हमारे फेरिंग्स में जाएगी
एज वी नो कि जो फेरिंग्स है ये कॉमन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में और डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर ये जो एयर है ये फेरिंग्स से जाएगी हमारे लैरिंग्स में विच इज द साउंड बॉक्स, एंड देन दिस विल गो इन ट्रैकिया विच इज द विंड पाइप। और इस ट्रैकिया के अंदर ये सी शेप के रिंग्स होते हैं जिन्हें हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहते हैं। इन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या काम होता है, ताकि हमारा जो एयर पैसेज है वो कोलैप्स ना हो, इसके लिए यहाँ पे कार्टिलेज की रिंग्स होती है। फिर ये जो ट्रैकिया या जो विंड पाइप है ये दो में डिवाइड हो जाती है, दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है जिन्हें हम ब्रोंकाई कहती है। देन हर एक जो ब्रोंकाई है वो एक एक लंग में जाएगी, एक लेफ्ट लंग में जाएगा और एक राइट लंग में जाएगा। देन ये जो ब्रोंकाई है ये फर्दर डिवाइड हो जाएगी ब्रोंकियोल्स में, एंड देन दिस ब्रोंकियोल विल टर्मिनेट इनटू अ बैलून शेप स्ट्रक्चर विच इज एल्वियोलाई। ये जो ग्रीन कलर के बैलून शेप के स्ट्रक्चर हैं ये एल्वियोलाई है, और यहीं पे O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। तो एल्वियोलाई ही साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है हमारे लंग्स में, यहीं पे O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। और यहाँ पे हमारे नीचे डायफ्राग्म है। ओके, इस डायफ्राग्म का काम होता है कि हमारी चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है, और इन दोनों लंग्स के बीच में ये जो स्पेस होती है इट इज ऑक्यूपाइड बाय हार्ट। और फिर यहाँ पे ये ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्वियोलाई है, और ये दोनों जो लंग्स हैं इनके यहाँ पे क्या होते हैं, इनके बाहर इन लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिब्स होते हैं, ताकि हमारा जो लंग्स है वो प्रोटेक्ट हो, डायरेक्ट उसको कोई इंजरी ना हो। इफ वी लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई इन डिटेल, सो दिस इज एल्वियोलाई जो कि एक बैलून शेप स्ट्रक्चर है, और ये एल्वियोलाई किससे सराउंडेड होते हैं, ब्लड वेसल्स से। एल्वियोलाई को ही हमने क्या कहा, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि यहीं पे O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है। जो O2 है, हमने जो भी एयर ब्रीद इन करी है उस ब्रीद इन एयर में से जो O2 है जो अंदर गई इस विंड पाइप से ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वियोलाई, तो यहाँ पे ये O2 है। ये O2 इस एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स में जाएगी, और ब्लड वेसल्स में जो CO2 है वो इस एल्वियोलाई में जाएगी। दैट्स व्हाई वी हैव सेड दैट एल्वियोलाई आर द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स। Now this is a figure of human chest cavity। यहाँ पे भी यही दिखा रखा है कि हमारा राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, और इन दोनों लंग्स के बीच में ये हमारा हार्ट है। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो राइट लंग है वो साइज में बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट लंग। Now here we discuss inspiration and expiration। सो इंस्पायरेशन का मतलब होता है कि जो एयर है वो हमारे लंग्स में एंटर करेगी। सो व्हेन वी ब्रीथ इन, जैसे ही हम ब्रीथ इन करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारे जो रिब्स है वो रेज हो जाते हैं, और जो डायफ्राग्म है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एज यू कैन सी इन दिस, जो हम ब्रीथ इन करेंगे एयर वो हमारे इस विंड पाइप के थ्रू, ब्रोंकाई के थ्रू, ब्रोंक्यूल्स के थ्रू हमारे लंग्स में जाएगी, एल्वियोलाई में। और ये जो लंग्स है तो हमारे जो रिब्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रेस, और जो डायफ्राग्म है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस वजह से जो चेस्ट की कैविटी है वो लार्ज हो जाएगी, तो इंस्पायरेशन होगा। फिर होता है एक्सपायरेशन। इसमें क्या होता है, एयर गो आउट फ्रॉम द लंग्स। जैसे ही हम ब्रीथ आउट करेंगे, CO2 को बाहर निकालेंगे, तो रिब्स और डायफ्राग्म वापस से, एज यू कैन सी हेयर कि जो रिब्स और डायफ्राग्म है ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, और जो चेस्ट कैविटी है वो शॉर्ट हो जाएगी, और हम एक्सपायरेशन करेंगे। सो ये हमने देखा कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कैसे होता है, हाउ द एयर विल एंटर द लंग्स एंड हाउ द एयर विल गो आउट फ्रॉम द लंग्स। सो इस फिगर की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि कैसे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है। Okay, so this is all about respiration.